हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। आज की वीडियो में मैं डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज के शेयर का एनालिसिस करूंगा और ये भी बताऊंगा कि ये शेयर अभी इतना महंगा है तो क्या इसमें अभी भी वैल्यू बची है, क्या इसमें अभी भी आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो इसके लिए आप प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इससे जो हम अगली वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप हमारी एक भी वीडियो मिस नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या काम करती है हम इसको जानेंगे। तो ये एक डिजाइंड फोकस्ड प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशन कंपनी है। किसका मतलब क्या हो गया कि ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है कंज्यूमर ड्यूरेबल लाइटिंग एंड मोबाइल फोन्स मार्केट इन इंडिया। देखिए, सबसे पहले कंज्यूमर ड्यूरेबल्स क्या होता है, तो इसके अंदर मेन तो कार के अंदर जो लाइटनिंग के प्रोडक्ट्स होते हैं उसको बोलते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। और लाइटिंग मतलब जो लाइटिंग जैसे बल्ब हो गए, बल्ब्स को मैन्युफैक्चर करती है कंपनी, जैसे ट्यूबलाइट्स हो गई, तो इसको हम लाइटिंग बोलेंगे। तो ऐसे प्रोडक्ट कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। और मोबाइल फोन्स मार्केट्स इन इंडिया, ऐसा नहीं कि डिक्सॉन कोई मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर करती है, मोबाइल फोन के जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उसको मैन्युफैक्चर करने का ये काम करती है, क्योंकि रॉ मटेरियल्स को भी पहले मैन्युफैक्चर किया जाता है फिर यूज किया जाता है। तो ये कंपनी जो है वो प्राइवेट है, ये कोई गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, ये कोई मतलब गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, ये प्राइवेट कंपनी है। तो ये आपको ये पता पड़ गया होगा कि ये इलेक्ट्रिसिटी मतलब एक तरीके से इलेक्ट्रिकल कंपनी है ये। तो हम कंपनी क्या काम करती है इसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, अब हम इसके फंडामेंटल्स देखेंगे। अब देखिए, कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं वो लगभग 12,500 करोड़ की कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि ये शेयर तो लगभग 11-11,500 रुपए का है और इसकी मार्केट कैप इतनी कम क्यों है। देखिए, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है वो कंपनी के कितने शेयर मार्केट के अंदर फ्लक्चुएट हो रहे हैं उसको अपन मल्टीप्लाई करते हैं कितना कंपनी का शेयर प्राइस है, तो निकल कर आता है मार्केट कैप। तो जो इस शेयर का जो इसके जो शेयर मार्केट में फ्लक्चुएट हो रहे हैं वो बहुत कम हो रहे हैं, इसलिए इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो बहुत कम है। मतलब एक तरीके से ये स्मॉल कैप कंपनी ही है अभी। अब अगर हम इसका पी रेशियो देखेंगे तो पी रेशियो इंडिकेशन दे रहा है कि ये इंडस्ट्री के पी से ये डबल है। तो यहाँ पर एक आपको संकेत मिल रहा है कि कंपनी का जो पी रेशियो है वो एकदम प्रीमियम वैल्यूएशन पे है और कंपनी का जो प्राइस है वो भी एकदम प्रीमियम प्राइस पर कंपनी का शेयर ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पर एक अच्छे वैल्यूएशन, देखिए ये इंडस्ट्री के मुकाबले इसका परफॉर्मेंस है भी बढ़िया है, लेकिन डबल पी पे शेयर खरीदना एक गुना वाली बात हो जाती है। अगर ये 80-90 के पी पे अगर आपको ये शेयर मिलता है तो आपको इसमें घुसना चाहिए। देखिए, अगर अब मैं कंपनी की बुक वैल्यू की बात करूं तो ये भी खासी कम है अगर मैं इसके मार्केट प्राइस के मुकाबले बात करूं तो इसका प्राइस टू बुक रेशियो भी 23.58 निकल कर आता है। तो प्राइस टू बुक रेशियो भी ये इंडिकेशन दे रहा है कि ये शेयर खासा भाग चुका है और इसमें अभी आपको थोड़ा वेट करने की जरूरत है। तो ये प्राइस टू बुक रेशियो में भी ये इंडिकेशन है कि कि कंपनी का शेयर खासा महंगा हो गया है और इसमें अब आपको कॉशियस होना है। इसमें अब आपको अभी तो इसमें आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। और अगर मैं इसके डिविडेंड यील्ड की बात करूं तो वो भी सिर्फ 0.04% ही है। तो यहाँ पर भी एक संकेत है कि कंपनी का जो डिविडेंड है वो भी नी के बराबर है। अगर मैं इसका एग्जैक्ट डिविडेंड की बात करूं तो सिर्फ 4 रुपए का डिविडेंड कंपनी के शेयर से मिलता है। तो कंपनी के अगर फंडामेंटल्स देखे जाए तो खासा शेयर महंगा है ऐसा संकेत हो रहा है, लेकिन कंपनी की क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, क्या रेवेन्यू है, हमको वो भी पता होनी चाहिए। एट दी एंड अगर आप कंपनी के डिलीवरेबल्स देखोगे तो कंपनी के डिलीवरेबल भी 60% है आज। तो ये एक अच्छी बात है, एक पॉजिटिव बात है, जो कि अभी में से जब सारी चीजें नेगेटिव थी उसमें से एक चीज अभी पॉजिटिव निकल कर आई है कि कंपनी के डिलीवरेबल 60% है। तो ये एक अच्छी बात है कि लॉन्ग टर्म में शेयर एक अच्छा मोमेंटम दिखा सकता है अगर डिलीवरेबल 60% है। ऐसा मेरे को लगता है कि अगर 50% से डिलीवरी एक दिन में किसी भी शेयर में होती है तो वो 3-4 महीने में एक अच्छा मोमेंटम दिखा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। मैं गलत भी हो सकता हूं।
अब देखते हैं कंपनी की टॉप लाइन और बॉटम लाइन। देखिए कंपनी की जो टॉप लाइन होती है वो होती है कंपनी की रेवेन्यू, और जो कंपनी की बॉटम लाइन होती है वो होती है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी। तो देखिए कंपनी की टॉप लाइन खासी अच्छी है, इसमें कंपनी के लिए कोई भी दिक्कतें नहीं नजर आ रही है। देखिए हर साल कंपनी का जो रेवेन्यू है वो हर साल एक अच्छे खासे मोमेंटम से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर 19 के मुकाबले अगर मैं 20 में कंपैरिजन करूं तो ये एक अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है। लगभग कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 1.5 गुना बढ़ती हुई नजर आई है। तो ये एक अच्छी बात है कंपनी के नजरिए से। अगर मैं कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की बात करूं तो 2019 के मुकाबले ये डबल हो गई है, तो ये भी एक अच्छी बात है। अब इसमें मैं एक्चुअल फिगर से आपको मैं इसका जब इनकम स्टेटमेंट बताऊंगा तब मैं आपको और इसको ब्रीफ में समझाने की कोशिश करूंगा। अब कंपनी की मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात करूं तो 36% प्रमोटर्स के पास है। तो 36% अगर प्रमोटर्स के पास है तो मतलब कंपनी के मेन ओनर्स के पास लगभग 36% की होल्डिंग्स है। म्यूचुअल फंड की अगर मैं बात करूं तो 16% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है। डीआईआई के पास भी लगभग 17% की होल्डिंग है। एफआईआई के पास भी लगभग 16.21% की होल्डिंग्स है। और अगर मैं अदर पार्टीज की बात करूं, मतलब आपके और मेरे जैसे छोटे मोटे रिटेल इन्वेस्टर्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें लगभग 30% की होल्डिंग्स है। तो ये थोड़ी ज्यादा है ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि किसी भी शेयर में ज्यादा से ज्यादा 15% की शेयर होल्डिंग रिटेल इन्वेस्टर्स के पास होनी चाहिए। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20% तक एक रीजनेबली ओके कहलाता है। अगर ये 30% है तो यहाँ पर एक संकेत है कि इसमें बड़े लोगों का हाथ कम है और अपने क्या कहते हैं कि छोटे लोग जो कि रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनका हाथ ज्यादा है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स मेन क्या करते हैं, वो लंबे समय तक होल्ड नहीं रख पाते अपने आप को। तो इसीलिए अगर इसमें 10-15% रिटेल की होल्डिंग कम होती है तो इसलिए में एक शेयर में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। अब कंपनी के मैं प्रमोटर होल्डिंग के पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो देखिए सितंबर महीने में ये लगभग 39% था और इस बार 36% हो गया। तो 3% अगर होल्डिंग पैटर्न कम हुआ है तो अगर मैं अभी के 12,000 करोड़ की मार्केट कैप के हिसाब से बात करें तो ये खासा ज्यादा है। मतलब ये अराउंड कंपनी ने लगभग 500 करोड़ के शेयर बेचे हैं। तो ये एक दुख की बात है, क्योंकि अगर प्रमोटर होल्डिंग कम हो रही है और वो भी देखिए पिछले साल के सितंबर से इस साल के सितंबर तक एक साल में अगर 3% की होल्डिंग कम हुई है तो ये कंपनी के लिए एक बुरी बात है, क्योंकि प्रमोटर होल्डिंग तभी कम होती है जब कंपनी के ओनर्स को अपनी कंपनी पे भरोसा नहीं होता है। उनको अंदर ही अंदर ये अंदाजा हो जाता है कि कंपनी आगे जाके थोड़ा सा घाटा हो सकता है, कंपनी डूब भी सकती है। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आप यस बैंक के केस में भी देख लेना। यस बैंक के केस में लगातार प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज हो रही थी और एकदम से शेयर 400 रुपए का शेयर आज 15 रुपए पे चल रहा है। तो इसीलिए आपको कॉशियस होना चाहिए ऐसे शेयरों को लेके इसमें प्रमोटर होल्डिंग कम होती है और इसमें आपको क्या कहते हैं कि एक तरीके से शेयर में निवेश नहीं करना चाहिए। अब देखिए कंपनी की टोटल इनकम। अगर मैं कंपनी के 2019 के मुकाबले टोटल इनकम जो कि कंपनी की टॉप लाइन कहलाती है तो उसमें तो लगभग 1500 करोड़ की बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो ये एक अच्छी बात है कंपनी के नजरिए से। और उसके बाद अगर मैं कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करूं तो ये 2019 में 63 करोड़ था और इस बार 120 करोड़ हो गया। तो एक तरीके से ये लगभग मोटा मोटा मुनाफा डबल हो गया कंपनी का। तो ये भी एक अच्छी बात है कंपनी के नजरिए से। तो कंपनी के रेवेन्यू स्टेटमेंट में कोई भी दिक्कतें नजर नहीं आ रही है, लेकिन एट दी एंड जो है बात है वो है कंपनी के शेयर का प्राइस। देखिए कंपनी मुनाफा जरूर कमा रही है लेकिन कंपनी के शेयर का प्राइस खासा महंगा हो गया है। ये बात मेन बात ये है। अगर कंपनी के अर्निंग पर शेयर की बात करें, जैसा कि मैंने आपको रेवेन्यू स्टेटमेंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में मैंने आपको बताया कि कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है, मतलब जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो पिछले साल के मुकाबले डबल हुआ है। तो देखिए 19 में 55 था अर्निंग पर शेयर और इस बार 105 हो गया है। तो इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो भी मोटा मोटा डबल हो गया है। तो इसीलिए अर्निंग पर शेयर भी डबल हुआ है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये तो वही बात हो गई कि कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ा है तो अर्निंग पर शेयर भी बढ़ा है। तो इसमें ज़्यादा मैं ब्रीफ में बात नहीं करूंगा, लेकिन एट दी एंड अगर आप कंपनी की बुक वैल्यू देखोगे तो कंपनी की बुक वैल्यू भी पिछले साल के मुकाबले लगभग 133 रुपीज बढ़ी है। तो ये भी एक अच्छी बात है और ये लगभग मोटा मोटा ये लगभग 25% का इसमें ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिला है। अगर मैं कंपनी की बुक वैल्यू की बात करूँ तो
तो देखिए कंपनी की अगर बुक वैल्यू बढ़ रही है तो भी ये भी एक अच्छी बात है, लेकिन एक मोटा मोटा बात ये निकल कर आता है कि कंपनी के शेयर का प्राइस जो फ्यूचर में होगा वो अभी बढ़ा जा रहा है। देखिए 23 के पीबी मतलब प्राइस टू बुक रेशियो पे कोई भी शेयर को नहीं खरीदना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अब कंपनी के ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो ये भी बढ़ गया, तो इसमें भी मेरे को कोई दिक्कतें नजर नहीं आ रही है। देखिए 2018 में सिर्फ 4.08% था, इस बार ये बढ़ के 4.70% हो गया है, और इस बार तो और 5.18 हो गया है। तो हर साल कंटिन्यूसली एक कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रहा है अगर कंपनी के मैं ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज की बात करूं तो। अगर मैं कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज की बात करूं तो ये भी हर साल मोटा मोटा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 2018 में 3.55%, इस बार निकल कर आ गया 3.98%, और उसके बाद ये जो अभी रिसेंट मार्च 2020 था इसमें भी ये 4.35 हो गया। तो कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज भी हर साल बढ़ रहा है। तो अगर मैं कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करूं तो इसमें तो मेरे को कोई दिक्कतें नजर नहीं आ रही है, लेकिन इसमें अभी आपको इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करना चाहिए इसका भी मैं आपको जवाब दूंगा। इसके लिए आप एंड तक जरूर बनिए रहिएगा। अब अगर मैं कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज की बात करूं तो इसमें भी हर साल बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ऑल्दो 2018 के मुकाबले इसमें थोड़ा सा माइनर सी गिरावट जरूर है। 2018 में 2.14 था, इस बार हो गया 2.12, और उसके बाद जो अभी रिसेंटली ईयर था उसमें हो गया 2.73। मतलब ईयर ऑन ईयर लगभग 30% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज में भी आपको देखने को मिला है। अब कंपनी की बात करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज की, तो इसमें 18 के मुकाबले 19 में ऑल्दो गिरावट जरूर है, लेकिन एट दी एंड अगर रिसेंटली की मैं बात करूं तो इसमें एक अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। अगर मैं इसको पिछले साल से कंपेयर करूं तो इसमें 6% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो एक तरीके से देखा जाए तो कंपनी का मार्जिन परसेंटेज जो कि प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज है वो इंक्रीज हुआ है, और धीरे धीरे करके अगर कंपनी का मार्जिन परसेंटेज ये रहता है तो आपको आगे चल के कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट हर साल बढ़ते हुए नजर आएंगे। और अगर मैं कंपनी के आरओसी परसेंटेज की बात करूं, ऑल्दो ये भी 18 के मुकाबले 19 में जरूर गिरा है, लेकिन हमको जो रिसेंटली जो कि अभी हाल फिलहाल में क्या चल रहा है वो मैटर करता है, वो भी पिछले साल के मुकाबले 7% बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये भी एक अच्छी बात है कंपनी के नजरिए से। अब अगर मैं कंपनी के रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज की बात करूं तो इसमें भी 18 के मुकाबले 19 में गिरावट जरूर है, लेकिन एट दी एंड मार्च 2020 तक फिर से कंपनी में एक अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है, और लगभग 90% रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज में ग्रोथ देखने को मिला है। तो एक तरीके से देखा जाए तो कंपनी फंडामेंटली में कंपनी में कोई दिक्कतें नजर नहीं आ रही है, बस दिक्कत है कि जो कंपनी का जो शेयर का प्राइस है बस उसमें दिक्कतें हैं। अब अगर मैं कंपनी के करंट रेशियो की अगर मैं बात करूं तो कंपनी का करंट रेशियो भी अभी देखा जाए तो 1.21 चल रहा है, और पिछले 2 सालों के मुकाबले अभी कंपनी का करंट रेशियो खासा ज्यादा है। तो देखिए कंपनी का करंट रेशियो भी एक अच्छा नजर आ रहा है, और ये बता रहा है कि कंपनी को अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, शॉर्ट टर्म यानी जो 1 साल के अंदर लाइबिलिटीज होती हैं, अब लाइबिलिटीज मतलब कंपनी की उधारियां, तो इसको पे करने में कंपनी को कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, और ये कंपनी के लिए एक अच्छी बात साबित हो सकती है। अब अगर मैं कंपनी के क्विक रेशियो की बात करूं, ऑल्दो ये 1 से कम है, लेकिन अगर कंपनी का करंट रेशियो 1 से ज्यादा है तो कंपनी के क्विक लाइबिलिटीज में भी कंपनी को कोई दिक्कतें नजर नहीं आएंगी, क्योंकि ये भी 0.72 है। अगर कंपनी के पास कैश अच्छे से पड़ा हुआ है तो इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर मैं कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करूं तो कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो भी 2018 में 0.13 था, और 2019 में निकल कर आ गया 0.36। तो 18 से 19 में कंपनी की उधारी भी बढ़ी है, लेकिन 19 से 20 में उधारी नी के बराबर हो गई है। तो अब इस शेयर का जो प्रीमियम वैल्यूएशन है, ये शेयर इतने महंगे रेटों पे चल रहा है, उसका एक कारण ये भी है कि कंपनी की उधारी नी के बराबर है, और जिस कंपनी की उधारी नी के बराबर होती है और जिस कंपनी में फ्यूचर में ग्रोथ नजर आ रहा होता है, तो उस कंपनी के ज्यादा चांस होते हैं प्रीमियम वैल्यूएशन पे होने के। लेकिन एट दी एंड तो भी ये शेयर अभी महंगा है, मैं यही कहूंगा।
अब अगर मैं कंपनी के इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करूं तो ऑल्दो ये 18 के मुकाबले 19 और 20 में दोनों में गिरा हुआ नजर आया है, लेकिन एट दी एंड कंपनी का जो डेट है वो भी नी के बराबर है, तो इसको भी मैं रीजनेबली ओके बोलूंगा। देखिए 0.15 भी कंपनी का डेट है और धीरे धीरे ये हर साल और कम हुआ तो धीरे धीरे 3-4 सालों में कंपनी आपको डेट फ्री होती हुई भी नजर आएगी। और मेन कंपनी का डेट देखना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि अगर कंपनी एट दी एंड प्रॉफिट कमा भी रही होगी, अगर उसका डेट ज्यादा होगा तो कंपनी का इंटरेस्ट पेमेंट में आधा पैसा चला जाएगा। तो इसीलिए अगर कंपनी डेट फ्री होती है तो अगर कंपनी जितना भी प्रॉफिट कमाती है तो उसमें से आपको डिविडेंड भी देती है और कंपनी के ग्रोथ में उसको री इन्वेस्ट भी कर पाती है। अब कंपनी के में कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट की सेल्स परसेंटेज की बात करूं पिछले 3 साल की, तो ऑल्दो ये भी पिछले 2 सालों के मुकाबले गिरा है, तो ये भी एक अच्छा नजर नहीं आ रहा है। तो देखिए सेल्स परसेंटेज भी कंपनी का गिरा है, 18 के मुकाबले 4% गिरा है, फिर 19 के मुकाबले 8% गिरा है। लेकिन देखिए कंपनी का एट दी एंड नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है, रेवेन्यू भी बढ़ा है, लेकिन अगर कंपनी का थोड़ा बिजनेस बढ़ा है तो सेल परसेंटेज एक तरीके से अगर मैं 15% से ज्यादा होता है तो मैं उसको रीजनेबली ओके बोलूंगा। लेकिन यहाँ पे 8% की गिरावट एक बुरी गिरावट भी कहलाती है, लेकिन ये आने वाले समय में और 3-4% गिरता है तो आपको कॉशियस हो जाना चाहिए। अगर मैं कंपनी के नेट प्रॉफिट परसेंटेज के CAGR की बात करूं तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि पिछले साल के मुकाबले कंपनी का प्रॉफिट डबल हो गया। तो यहाँ पर इसका आप CAGR भी देख सकते हो कि 2019 में ये सिर्फ 14% था और इस बार ये 36% हो गया है, तो ये भी एक अच्छी बात है। ईयर ऑन ईयर के CAGR की मैं बात करूं तो 22% का ग्रोथ यहाँ पे भी आपको देखने को मिला है। अब ये देखिए अगर इसके YoY ईयर ग्रोथ इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें जो कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं उसमें 102% का ग्रोथ यहाँ पे आपको देखने को मिला है। और अगर मैं कंपनी के होम अप्लायंसेस की बात करूं तो इसमें भी 25% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिला है। सबसे ज्यादा ग्रोथ जो यहाँ पे है वो है सिक्योरिटी सर्विलेंस सिस्टम में, इसमें आप देखिए 497% का ग्रोथ यहाँ पे आपको देखने को मिला है। अब आप बोलेंगे कि सिक्योरिटी सर्विलेंस सिस्टम क्या होता है। देखिए जो CCTV कैमरास होते हैं उसको बोलते हैं सिक्योरिटी सर्विलेंस सिस्टम। तो कंपनी का अगर आप धंधा देखोगे सब में, अगर आप ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखोगे कि सब में लगभग मिनिमम 20% से ज्यादा का ग्रोथ तो आपको देखने को मिला ही है, किसी में भी आपको डिक्लाइन देखने को नहीं मिला है। तो ये एक बिजनेस से लेके एक बहुत बढ़िया बात है, तो ये एक अच्छा मैं मानूंगा। और अगर आप कंपनी के रेवेन्यू की अगर आप बात करो तो कंपनी का रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो ये भी एक 2,09,522 का इसका रेवेन्यू है। 76% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इसमें भी देखने को मिला है। और अगर मैं कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूं तो इसमें भी 102% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिला है। तो देखिए कंपनी हर सेगमेंट में अच्छा परफॉर्म कर रही है, कंपनी के कैपिटल एक्सपेंडिचर भी थोड़े अच्छे हुए हैं, तो ये भी एक बढ़िया बात है कंपनी को लेके। अब कंपनी के में मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की अगर मैं बात करूं तो इसमें कंपनी क्या कहते हैं कि 240 बल्ब पर एनम एज ऑन March 31 सॉरी 240 मिलियन बल्ब कंपनी क्या कहते हैं कि प्रोड्यूस कर सकती है, ये कंपनी की कैपेसिटी है। और अगर मैं कंपनी के बैटेना की बात करूं तो कंपनी 24 मिलियन बैटेना भी प्रोड्यूस कर सकती है 1 साल के अंदर। तो ये सारी चीजें थी जो इंपॉर्टेंट थी। अब एट दी एंड हम कंपनी के प्राइस का एनालिसिस, अब देखिए कंपनी का शेयर चल रहा है लगभग 11,400 के लगभग, मोटा मोटा 11,370 से 80 के लगभग चल रहा है ये। और अगर आप इसके ऑल टाइम हाई की बात करोगे तो भाई साहब 11,000 का इसका ऑल टाइम हाई है, तो मतलब ये शेयर अपने ऑल टाइम हाई पे ही चल रहा है, क्योंकि इसका पहले का हाई था 11,000 का, तो इसने अपना हाई आज ही बनाया है। और इसका जो लो है वो है 1580, तो वो तो अब ये नहीं आने वाला, ये तो कंफर्म सी बात हो गई है। अब देखिए शेयर फंडामेंटली बहुत बढ़िया है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात मेरे को नजर नहीं आ रही है, लेकिन शेयर को भगाया जा रहा है, ऑपरेटर द्वारा इसमें भगाया जा रहा है शेयर को। इस शेयर को लगभग 8,000 से पहले इस शेयर को नहीं खरीदना चाहिए। इस शेयर का एक परफेक्ट प्राइस बनता है 8,000 पे, 8,000 पे भी फर्स्ट बाइंग लेवल बनता है, उसके बाद इसको वापिस डिप में बाय करना चाहिए। देखिए अगर ये शेयर 8,000 को नहीं आता है तो इस शेयर को बाय नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अगर इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज से आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो इसका जो करेक्ट वैल्यूएशन निकल कर आता है मेरे हिसाब से वो निकल कर आता है 6,500 से 7,000 के बीच में, आपको इसको बाय करना चाहिए।
अब देखिए, अब इसमें ऑपरेटर इस शेयर को नीचे लेकर आता है या नहीं आता है वो तब उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इस शेयर का मेन भागने का कारण ये है क्योंकि अब मेन चाइनीज प्रोडक्ट को बैन किया जा रहा है। तो अब आत्मनिर्भर के ऊपर सबसे ज्यादा धंधा अगर किसी का बढ़ेगा तो वो बढ़ेगा डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज का। तो इसीलिए ये शेयर इतना महंगा, इतना भाग रहा है और इसीलिए इसमें थोड़ी अच्छी खासी बाइंग भी नजर आ रही है। लेकिन एट दी एंड अगर कंपनी का मतलब आगे चल के अगर मुनाफा एक अच्छा होता है तो कंपनी अच्छे वैल्यूएशन पे भी आ सकती है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है ये मैं आपको टाइम से टाइम बेसिस पे बताता रहूंगा। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप फॉलो कर दीजिएगा। तो मैं होप करता हूं कि आपको डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज के शेयर का एनालिसिस अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको किसी और कंपनी का एनालिसिस भी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं उसके लिए भी वीडियो लेके आ जाऊंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और ऐसी वीडियो ला सकूं। ओके, थैंक यू।